हेलो बच्चों, दिस इज़ मुस्कान सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल टैलेंट अकेडमी। ठीक है, तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज बॉडी मूवमेंट्स। चलो सब अपना एनसीईआरटी बुक लेके बैठ जाओ। इसलिए मैम एनसीईआरटी के जो जो भी पीडीएफ्स है वो लेके बैठी ताकि तुम लोग को ईच एंड एवरी वर्ड समझ में आए, कुछ भी मिस ना हो। सारे इंपॉर्टेंट लाइन तुम लोग पेंसिल और बुक लेके बैठो, और साथ में अगर है तो कॉपी भी लेके बैठो, तो अगर नोट्स कुछ एक्स्ट्रा मिलता है या फिर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको नोट डाउन कर सको। ठीक है, तो ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, दैट इज बॉडी मूवमेंट्स। स्टार्ट करते हैं। चलो, सिट एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। अब तुम नॉर्मली अगर स्टिल बैठते हो तो तुम्हारे बॉडी में क्या क्या मूवमेंट अकर कर सकते हैं। पहला तो हो जाएगा ब्रीदिंग। तुम स्टिल बैठ गए, इसका मतलब ये तो नहीं कि सांस नहीं ले रहे हो, सांस तो ले ही रहे हो उसके बाद भी। तो स्टिल बैठ रहे हो तो रेस्पिरेशन तुम्हारा अकर कर रहा है, फिर तुम्हारे बॉडी ब्लड फ्रॉम सर्कुलेशन अकर कर रहा है, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर ब्लड फ्लो हो रहा है तुम्हारा रेगुलरली, वो सर्कुलेशन, तो वो तुम्हारा बॉडी के अंदर जो मूवमेंट्स टेक प्लेस कर रही है वो इसका बात कर रहा है। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आईज, पहला ये हो गया, आईज भी ब्लिंक कर रहे हो। Time to time, observe the movements in your body as you breathe. There are so many movements that happen in our bodies. हमारे बॉडी में वेरियस ऑफ मूवमेंट्स होते रहती है। अगर तुम विदाउट मूवमेंट एक जगह स्टिल भी बैठो तो भी तुम्हारे बॉडी में मूवमेंट अकर कर रहा है, सर्कुलेशन हो रही है, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन हो रहा है, और भी बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स अकर हो रहे हैं। ठीक है, व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट ऑफ योर बॉडी इज मूविंग, नोटबुक में लिख रहे हो कौन सा पार्ट मूव कर रहा है, हैंड मूव कर रहा है तुम्हारा। और when you turn and look at your friend, different parts of your body move while you remain at the same place in these examples. You also move from one place to another. You get up and go to your teacher or to school compound. बहुत सारे movements तुम्हारे body में हो रहे हैं, तुम उठ रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, किसी को पीछे मुड़ के तुम देख रहे हो, ये different types of movements। तुम अगर एक जगह पे बैठ भी जाओ तो भी तुम different movement कर सकते हो, और अगर तुम move करो, whole body move करे तुम्हारा, तो वो भी movement कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो एक हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यहाँ एनिमल्स की बात हो रही है कि अगर एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स है विच ऑल्सो इंक्लूड्स ह्यूमंस, तो यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो किस तरीके से मूव करते हैं। तो एनिमल हो गया काउ, लेग्स, वॉक। ठीक है, बॉडी पार्ट कौन सा मूव कर रहा है, लेग्स कर रहे हैं, और कैसे मूव कर रहा है, क्या करने के लिए मूव कर रहा है, तो वॉक। ह्यूमन क्या होगा, यहाँ पे भी हो जाएगा लेग्स और यहाँ पे भी हो जाएगा वॉक, वॉक हो गया, रन हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। बर्ड क्या हो गया, स्नेक हो गया, होल बॉडी, स्लिदर, स्लिदर करते हैं वो लोग के पास लेग्स तो होता नहीं है, तो स्नेक्स क्या करते हैं, स्लिदर करते हैं। बर्ड्स हो गए, बर्ड्स के पास भी लेग्स होता है, एंड देन दे ऑल्सो वॉक करते हैं। इंसेक्ट्स के पास भी लेग होता है, दे क्रॉल, दे डू नॉट वॉक, दे क्रॉल। ये मैम का थोड़ा सा तो दिक्कत आ रहा है, कुछ तो दिक्कत हो रहा है, बट ठीक है, हम लोग सब वो सब वॉक और ये करते हैं क्रॉल। फिश के पास क्या होता है, टेल्स होता है, एंड दे स्विम। ओके, इतना तक सबको समझ में आया? कुछ तो दिक्कत हो रही है। चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कौन से एनिमल है, एंड विच ऑल्सो इंक्लूड्स ह्यूमन, कौन से एनिमल्स है, कौन सा बॉडी पार्ट मूव कर रहा है और किस तरीके से मूव, क्या करने के लिए मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो काउ हो गया, लेग्स हो गया, वॉक हो गया। लेग्स मूव कर रहे हैं, कौन सा बॉडी पार्ट मूव कर रहा है, लेग्स, और क्यों मूव कर रहे हैं, हाउ डज द एनिमल मूव, वॉक करते हैं वो लोग। ह्यूमंस में क्या हो जाता है, ह्यूमंस में भी वही हो जाएगा, लेग्स। ओहो, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेग्स हो गया, एंड देन ऑल्सो दे वॉक, रन,
डिफरेंट तरीके से वो लोग मूव कर सकते हैं। मैम का राइटिंग पढ़ने में तुम लोग को थोड़ा दिक्कत आता होगा ना, चलो अच्छे से लिख देते थोड़ा। वॉक, रन एक्सेट्रा, ओके। देन स्नेक, स्नेक का होल बॉडी मूव करता है, उनके लेग्स नहीं होते तो वो पूरा बॉडी को मूव करते हैं अपने आप को मूव करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड देयर बॉडी स्लिदर्स, ना वॉक करते हैं, ना रन करते हैं, ना क्रॉल करते हैं, दे स्लिदर, ठीक है। बर्ड्स हो गया, बर्ड्स ऑल्सो हैव लेग्स। लेग्स हो गया, दे ऑल्सो वॉक। फ्लाई, फ्लाई के लिए लेग्स हो गया, यहाँ पे विंग्स हो गया इनका, फ्लाई, ओके। इंसेक्ट्स के पास भी लेग्स होते हैं एंड दे क्रॉल, दे डू नॉट वॉक और रन, दे क्रॉल। फिश के पास क्या होता है, टेल होता है, टेल होते हैं, विंग्स होते हैं एंड दे स्विम, ओके। थोड़ा सा दिक्कत आएगा समझने में, इसलिए मैम साथ साथ में बोलते भी जा रही है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है। स्विम, ओके। नेक्स्ट, वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिदर एंड स्विम। These are only a few of the ways in which animals move from one place to another. ये मूवमेंट के तरीके हो गए, वॉक कर रहे, रन कर रहे, फ्लाई कर रहे, ये तो बहुत कम ही है, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट होते हैं जो कि किसी भी एनिमल को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूव करने में हेल्प करता है। Why are there so many differences in the way that animals move from place to place? अब ह्यूमन जो है वो क्रीप तो नहीं करेंगे ना, अब कीड़े की तरह ऐसे से चल के तो नहीं जाएंगे ह्यूमन, भगवान ने पैर दिए हैं, सीधे अच्छे से चल के जाएंगे हम लोग। वही इंसेक्ट्स होते हैं कुछ, उनके पास लेग्स नहीं होते तो वो दे क्रॉल, ओके। स्नेक के पास नहीं होता, वो स्लिदर करता है, तो वो क्यों जरूरी है? तो ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। अब हम लोग ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी किस तरीके से मतलब स्ट्रक्चर्ड है, क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं उसमें और कौन कौन से पार्ट्स मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ओके। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट्स टू बिगिन विथ। बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वेराइटीज ऑफ मूवमेंट्स इन द एनिमल्स, डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? नॉर्मली स्कूल में तुम्हारे पीटी टीचर्स होते होंगे, पीटी क्लासेस होते होंगे, तो वहां पे अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज होता होगा, राइट? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। लेट अस ट्राई सम ऑफ द मेनी मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी विच इज आवर बॉडी केपेबल ऑफ। बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट एनी इमेजिनरी विकेट। अब तुम लोग क्रिकेट तो खेलते होगे नॉर्मली, सब कोई, बॉयज ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, गर्ल्स भी कुछ कुछ होती हैं। बॉल कैसे करते हैं? इस तरीके से बॉल किया तुमने, मान लो कोई इमेजिनरी विकेट रखा, हाथ में कोई इमेजिनरी बॉल है, इस तरीके से बॉल करोगे ना, तो ये क्या हो रहा है, तुम्हारे पूरे आर्म का मूवमेंट हो रहा है, फ्रॉम हेयर टू हेयर, पूरा शोल्डर से लेके फिंगर्स तक ये पूरे मूव कर रहे होते हैं उस टाइम पे, ठीक है? तो ये मूवमेंट हुआ। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट? ये क्या हुआ, सर्कुलर मूवमेंट में रोटेट हुआ, फ्रॉम यहाँ से लेके तुम पूरा लेके गए, तो क्या हो रहा है, मूवमेंट रोटेट हो रहा है पूरा हैंड तुम्हारा। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? शोल्डर भी मूव कर रहा है। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। लाई डाउन करके रोटेट, अगर हिप से लेग को पूरा रोटेट करो तो हिप वहां पे मूव नहीं हो रहा होता, लेकिन तुम्हारे पूरे लेग्स, हिप से लेके टो तक तुम्हारा पूरा लेग रोटेट करेगा, ओके। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द एल्बो पे आर्म को रोटेट, ये करो, बेंड करो, एंड देन तुम नी से भी आर्म को रोटेट, ये लेग्स को बेंड कर सकते हो। ये सब तुम्हारे दिया हुआ मूवमेंट्स किस किस तरीके होते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर। यहाँ पे देखो, इस तरीके से तुमको स्केल को प्लेस करना है और उसके बाद तुम अपने एल्बो को नहीं मूव कर पाओगे। मूवमेंट्स इन आवर बॉडी, नेक रोटेट कंप्लीटली होता है, बेंड्स यस, लिफ्ट्स नहीं, डज नॉट मूव एट ऑल। क्या क्या होता है, कहाँ यस होता है, ये तुम टेबल कंप्लीट करके रखोगे, दिस इज द होमवर्क ऑफ योर, ठीक है? ये एक्टिविटी करके ये टेबल तुम लोग को कंप्लीट करके रखना है। देन वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स एंड जॉइंट्स इन आवर बॉडी।
देखो, did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined? अब मान लो ये आर्म है, ये शोल्डर से है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जॉइंट हो रहा है, टू बोन्स जॉइंट हो रहा है, तो यहाँ पे तुमको मूवमेंट हो पाता है। यहाँ के बीच में मूवमेंट हो सकता है, इसके बीच में यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये पूरा बोन जो है वो दैट इज होल, वहां पे कोई जॉइंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ से मूवमेंट नहीं हो सकती। ये पूरा एंड देन ये पूरा यहाँ पे जॉइंट कर रहा है एल्बो पे, तो हम एल्बो पे मूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे रिस्ट बोन और तुम्हारा आर्म बोन जो होता है वो मूव कर, यहाँ पे जॉइंट कर रहा है तो तुम अपने रिस्ट को मूव कर सकते हो, राइट। तो जहां पे भी दो बोन्स, दो पार्ट जो है वो ज्वाइन करते हैं, जॉइंट कहलाता है, वहां पे बॉडी जो है हमारी मूवमेंट शो करती है, ठीक है। तो where two parts of our body seem to be joined together like elbow, shoulder or neck, these places are called joints. कौन से places कहला रहे हैं joints? Parts of our body seem to be joined. Where two parts of our body seem to be joined together. Example हो जाएगा elbow, shoulder, neck. These are called joints. अभी joints के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, different types of joints होते हैं, कहाँ क्या होता है, कौन से joint क्या कहलाते हैं, वो सब अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। Next, can you name more joints? बहुत सारे joints, knee joint हो गया तुम्हारा, different types of joint होते हैं। What exactly is joint together at these joint? क्या exactly join होता है यहाँ पे joints पे? Bones joint होते हैं, दो बोन्स जॉइंट हो रहे हैं तब जाके वहां पे मूवमेंट क्रिएट हो सकता है, ओके। प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज। ये सब तुम लोग को करके देखना है। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड? यहाँ पे भी टच करोगे, इस तरीके से टच करोगे, अपने हेड पे टच करोगे, नोज पे टच करोगे, तुम लोग कुछ हार्ड फील होता है? सबको पता है, इतना 6th क्लास में आ गए, बोन्स हमारे बॉडी में होते हैं, तो दैट हार्ड पार्ट इज नोन एज बोन्स, ओके। द हार्ड पार्ट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड बोन्स। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, ठीक है। बोन्स कैन नॉट बी बेंट, बोन्स को हम लोग बेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग दो बोन्स को मिला के एक जॉइंट बनाते हैं जहां पे हमारा बॉडी मूवमेंट क्रिएट करता है, ओके। Bones cannot be bent, so how do we bend our elbow? This is not one long bone. यहाँ से लेके यहाँ तक एक long bone नहीं है, दो bones को joint किया गया है जिस वजह से elbow में movement हो रहा है। Similarly, there are many bones present in each part of the body. We can bend or move our body only at those points where bones meet. There are different types of joints in our body to help us carry out different movements and activities. Let us learn about some of them. अब different types of हम लोग joints पढ़ेंगे। पहला is ball and socket joint, ठीक है। This is an exercise. Now imagine that the paper cylinder in your arm and the ball is at its end. The ball is like the part of the shoulder. The rounded end of the one of the bone fits into the cavity. अब देखो इस तरीके का कैविटी प्रेजेंट रहता है और वहां पे ये देखो यहाँ पे कैविटी है, ये बोन जो है वहां पे जाके ज्वाइन होता है, मतलब उस कैविटी को फिल करता है। एंड दिस इज सच जॉइंट अलाउज मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन। जैसे तुम्हारा हिप बोन हो गया, हिप बोन, ये दिस इज द हिप बोन, ठीक है। दैट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है, एक कैविटी प्रेजेंट रहेगी वहां पे, मान लो ये गोल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, बोन है, ये कैविटी है, ये खाली एरिया, वहां पे दूसरा बोन जो है वो जाके ज्वाइन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 360 मूवमेंट हो सकता है, सारे डायरेक्शन में बॉडी मूव कर सकती है। यहाँ पे बोन्स जो है वो 360 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। दैट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। चलो बॉल एंड, ये हो गया हिप बोन, एग्जाम्पल में हो जाता है हिप बोन। तुम्हारा नेक बोन, नेक भी 360 मूव कर सकते हो ना तुम, ऑल डायरेक्शंस मूव कर सकते हो, दैट इज नेक बोन, ओके। नेक्स्ट इज पाइवेटल जॉइंट। पिविटल भी बोलते हैं, पाइवेटल भी बोलते हैं। पिविटल जॉइंट, द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंस द हेड इन द पिविटल जॉइंट। हमारा जो नेक है वो हेड को ज्वाइन कर रहा है पिविटल जॉइंट में। इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू आवर राइट और लेफ्ट। ट्राई दीज मूवमेंट्स, राइट, लेफ्ट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये सारे मूवमेंट्स में तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें हम लोग कहते हैं पिविटल
joint. Next is hinge joint. Open and close the door a few times. Observe the hinge of the door carefully. तो hinge joint क्या होता है? देखो एक एग्जाम्पल है. Let us look at the kind of movement allowed by a hinge. Make a cylinder with cardboard or thick chart paper as shown in the figure. Attach a small pencil to the, देखो इस तरीके से pencil joint करना है यहाँ पे तुमको, ठीक है? Make a hollow half cylinder from the cardboard such that the rolled up cylinder can fit inside it easily. तो इस तरीके से तुमको एक्टिविटी क्रिएट करनी है. The illustrates the direction in which a hinge allows movement. The elbow has a hinge joint that allows only back and forth movement. Back and forth is this. Fourth, back and forth. ठीक है, इस तरीके से ही तुम्हारा आर्म जो है वो मूव कर सकता है. तो यहाँ पे एल्बो में जो बोन होती है, एल्बो जॉइंट, दैट इज अ हिंज जॉइंट. ठीक है, समझ में आया इतना दूर तक? फिक्स जॉइंट, अभी हम लोग 3 तरीके के जॉइंट पढ़ चुके हैं अभी तक हम लोग. दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फर्स्ट, देन पिविटल जॉइंट सेकेंड, then hinge joint third, and then is fixed joint. Some joints between bones in our head are different from those which we have discussed so far. The bones cannot move at these joint. हमारा skull जो होता है वहाँ पे बोन्स जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स, डिफरेंट पीसेस ऑफ बोन एक तरीके से ज्वाइन होती है. वहाँ पे कोई मूवमेंट क्रिएट नहीं हो रही है, वो एक प्रोटेक्शन के लिए लेयर बनाया जाता है. ठीक है, तो वहां पे होता है फिक्स जॉइंट, यहाँ पे कोई मूवमेंट क्रिएट नहीं हो रहा. दीज बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स. Such joints are called fixed joints. When you open your mouth wide, you can move your lower jaw away from your head, isn't it? अगर तुम मुंह खोलो तो तुम्हारा जो लोअर जॉ है वो मूव कर सकते हो, लेकिन अपर जॉ मूव नहीं कर सकते हो तुम. ट्राई टू मूव योर अपर जॉ. नहीं होगा ये. There is a joint between the upper jaw and the rest of the head, which is a fixed joint. अपर जॉ और हेड के बीच में एक जॉइंट है जो कि फिक्स जॉइंट है, वहां पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही है. बस देखो लोअर जॉ ये क्या यहाँ नीचे से जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से लोअर जॉ तो मूव कर सकते हो, लेकिन अपर जॉ मूव करने का ट्राई करोगे नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि वहां पे फिक्स जॉइंट है. समझ में आई बात? अभी तो हम लोग बहुत कम जॉइंट्स, और भी बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, बट हम लोग को इतना ही पढ़ना है तो हम लोग इतना ही पढ़ेंगे. ठीक है. If you wanted to make a doll, what will you make first? Perhaps a framework that, अब देखो मान लो कोई तुमको कुछ भी डॉल या कोई भी मतलब स्ट्रक्चर बनाना है, ह्यूमन फिगर बनाना है, बॉडी बनानी है, तो सबसे पहले तुम क्या बनाओगे? उसका अंदर का स्केलेटन. ठीक है, सबसे पहले उसका तुम फ्रेमवर्क बनाओगे ना, जिसके ऊपर तुम उसका जितना भी स्किन है, मसल्स, मतलब ऊपर जो तुम बना सकते हो. अंदर मान लो कि तुम वुड से बनाए, या फिर तुम अगर नोटिस करोगे कभी भी तो दुर्गा पूजा में पहले जो मूर्तियां बनती हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उनका पहले अंदर एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है. उसके बाद फिर मड से, मिट्टी से, या जो भी जिस तरीके से भी बनता है वो पूरा ऊपर से उसका पूरा लेयरिंग की जाती है. उसके बाद जो तुमको दिखता जाते हो तुम पंडाल में घूमने के लिए, तो वो तुम जो पूरा लेयर, जो तुम पूरा मतलब मूर्ति देख रहे हो, पहले अंदर फ्रेमवर्क बना, उसके बाद मिट्टी से उनको पूरा उनका जो हैंड्स हैं, फेस शेप्स है, बॉडी शेप्स है, वो दिया जाता है. लेकिन अंदर एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ती है जिसके ऊपर मड लगा के हम लोग वो पूरा बॉडी क्रिएट कर सके, स्ट्रक्चर क्रिएट कर सके. ठीक है, तो इस वजह से वो फ्रेमवर्क जो रहता है दैट इज कॉल्ड अ स्केलेटन. दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन. ओके, समझ में आया इतना? स्केलेटन. अब ये चीज इंपॉर्टेंट है. The human skeleton is composed of around 305 bones at birth. बर्थ के टाइम में कोई भी जब इन्फेंट स्टेज में रहता है तो उसके बॉडी में 305 बोन्स होते हैं. बट जैसे जैसे एडल्टहुड के तरफ जाते रहता है किसी का भी ह्यूमन बॉडी, then it converts into 206 bones. The number of bones in the skeleton changes with age. It decreases to 206 bones by the adulthood after some bones have fused together. अब बच्चे में क्या होता है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट बोन होता है तो उस टाइम पे जॉइंट्स क्रिएट नहीं होते. ठीक
ठीक है, फ्यूजन नहीं हो रहा होता है, अलग अलग बोन्स रहते हैं क्योंकि वो न्यू बॉर्न बेबी है। उस टाइम पे बोन्स इतने, स्किन इतना सॉफ्ट रहता है कि उस टाइम पे जॉइंट्स उतने अच्छे से क्रिएट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे 305 बोन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, किसी भी इन्फेंट स्टेज में, किसी भी ह्यूमन बॉडी का, इन्फेंट मतलब बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी समझ लो। ठीक है, बट जैसे जैसे अडल्टहुड की तरफ बॉडी चला जाता है तो हमारा जो बोन्स है, हमारे बोन्स है, वो कुछ कुछ फ्यूजन कर लेते हैं, 2 बोन्स मिल जाएंगे, 3 बोन्स मिल के अलग स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो इस वजह से वो डिक्रीज होके अडल्टहुड के टाइम पे 206 में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है, इतना तक समझ में आया सबको? नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्केलेटन, बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग जॉइंट्स पूरा कंप्लीट कर लिए, हम लोगों ने कितने तरीके के जॉइंट्स पढ़े? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिविटल जॉइंट, हिंज जॉइंट, तीसरा हो गया, एंड फोर्थ इज फिक्स्ड जॉइंट। 4 तरीके के बोन्स जॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। एंड देन वी विल गो टू स्केलेटन। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन? अब देखो, ये दिस इज अ ह्यूमन स्केलेटन, यहाँ पे हेड है, हैंड्स आर्म्स हैं, शोल्डर है, रिब केज है, रिब केज के अंदर लंग्स हमारे रहते हैं ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है, एंड दिस इज द ट्रेकिया, देन द हिप बोन, फिर उसके बाद लेग्स आ जाते हैं, टोज आ गए। ठीक है, दिस इज अ ह्यूमन बॉडी स्केलेटन। अच्छा, सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी क्या होता है? लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी कौन सा होता है? थाई बोन, दिस बोन, ये जो बोन होता है, दिस इज द लॉन्गेस्ट। ठीक है, विच इज नोन एज, इस बोन का नाम होता है फीमर, FEMUR, फीमर, दैट इज थाई बोन। आई बात समझ में? We can have some ideas about the shape and number of bones in some parts of our body by feeling them. One way we could know that this shape is better would be the look at X-ray images. जब X-ray कराते हो तो हमारे मसल्स, हमारे वेन्स, हमारे कैपिलरीज कुछ शो नहीं होते। हमारा स्केलेटन, जो हमारा बॉडी का फ्रेम वर्क है, जो सॉलिड पार्ट है, द बोन्स, वो हमारा शो होता है। तो ये अगर तुम स्केलेटन मतलब कभी भी एक्सरे कराओ तो तुम्हारा दिखेगा, तुम्हारी बॉडी मतलब पूरा फुल बॉडी एक्सरे, तो ऑब्वियसली मतलब अभी तो नहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर कभी एक्सरे इमेजेस को देखो तो इस तरीके से बोन्स तुमको दिखाई देंगे। ओके, डिड यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ अ बॉडी टेकन? नॉर्मली तुम्हारे दादा दादी या फिर नॉर्मली किसी को अगर चोट लगता है, बोन में चोट लग जाती है, तो एक्सरे करवाते हैं। तो अगर तुम्हारे बॉडी में, सॉरी फैमिली में अगर किसी ने एक्सरे करवाया तो तुम लोग देख सकते हो, एक्सरे इमेजेस जो रहते हैं उसमें बोन्स क्लियरली दिखाई देता है। ओके, फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग। ये फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग, ये सब में तुम अगर बोन्स को फील करोगे तो ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। Similarly, feel the bones or your ankle, knee joint and compare these with the X-ray images. This is the X-ray images of ankle and knee joint. ठीक है, ये knee joint है, ये ankle है तुम्हारा. Okay? Bend your fingers. Are you able to bend them? बेंड कर सकते हो ना फिंगर्स को। तो फिंगर में क्या होता है, एक पूरा होल बोन नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बोन नहीं होता है, ये एक बोन है, फिर इसके बाद एक बोन आता है, फिर ये 3 बोन्स ज्वाइन करके एक फिंगर बनाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग अपने हैंड्स को एकदम परफेक्टली मूव कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं जिस तरीके से। बहुत लोगों का थंब यहाँ तक टच हो जाता है, तो क्या होता है उनके बोन्स को ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल हो गया है। कभी कभी किसी का फ्रैक्चर हो जाता है बोन, ये क्रिकेट खेलते टाइम या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते टाइम, तो उन लोग का फ्लेक्सिबल हो जाते हैं बोन। ठीक है, तो इस वजह से हम अपने फिंगर्स जो होते हैं, हमारे फिंगर के बोन्स होते हैं, उसको एकदम परफेक्टली बेंड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, क्योंकि वो एक होल बोन नहीं है। हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव? फील द, यहाँ पे 3 बोन हम बता दिए अभी, एक बोन यहाँ, एक बोन यहाँ, एक बोन यहाँ। ठीक है, 3 बोन्स मिलके हमारे जो भी फ्लेक्सिबल फिंगर्स होते हैं उनको बनाते हैं। दिस इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। देखो अब ये जो रहते हैं, ये देखो यहाँ पे हैंड का एक स्केलेटन इमेज दिया है बोन्स की। ये एक बोन हो गया, ये एक बोन हो गया, ये एक बोन हो गया, और ये देखो दिस इज द फिंगर, मतलब नेल्स पार्ट होते हैं। तो इस तरीके से किसी के भी हैंड का जो बोन्स है वो ज्वाइन करते हैं, एंड दैट
सेवरल बोन्स एक तरीके से ज्वाइन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पल। आगे बात समझ में, इतना तक सबको समझ में आया? चलो, दे जॉइन द चेस्ट बोन। अब चेस्ट बोन जो क्या होता है, जिसको हम लोग रिबकेज बोलते हैं, दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स, दिस इज कॉल्ड रिबकेज, दिस इज अ इमेज ऑफ रिबकेज। इस तरीके से देखो, ये सामने होता है एक बोन और पीछे हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। तो ये दोनों होते हैं तुम्हारे एक फ्रेमवर्क, और उससे फिर सारे जो भी बोन्स होते हैं वो दोनों के बीच में केज टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिब केज। और इसके अंदर हमारा होता है लंग्स, जो दैट इज प्रोटेक्टेड। कोई भी पंचर हो जाए, फिर तुम किसी का एक्सीडेंट होता है तो गिरे अगर, तो बोन्स में दिक्कत आए, ना कि लंग्स में। लंग्स में अगर दिक्कत आ गई तो तुरंत उस टाइम पे ही फेटल हो सकता है, डेथ हो सकती है उस पर्सन की। इस वजह से उसको बचाने के लिए, लंग्स को हमारे प्रोटेक्ट रखने के लिए रिब केज हमारा प्रेजेंट रहता है एज अ प्रोटेक्शन। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यहाँ पे भी नीचे में एक बोन रहता है। तो 12 बोन्स प्रेजेंट रहते हैं हमारे रिब केज में। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट। सिमिलरली इस तरीके से यहाँ भी होगा 12 रिब्स। सम इंपॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड द केज। हार्ट, लंग्स, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो इस रिब केज में प्रोटेक्टेड रहते हैं। आई बात समझ में? आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग द नीज। टोज को योगा अगर करते हैं कोई, या फिर नॉर्मली फिजिकल एक्टिविटीज तुम लोग को स्कूल में भी करवाया जाता होगा, तो ये एक आसन होता है जहाँ पे तुमको हैंड्स अपने सीधे टोज को टच करने हैं विदाउट बेंडिंग योर नी। तो ये अगर तुम किसी को बोलोगे तो उसमें हम लोग का बैकबोन काम करता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। व्हाट डू यू फील? बैकबोन, ये पीछे का जो बोन होता है, दिस इज कॉल्ड अ बैकबोन। ठीक है, तो ये डिफरेंट, देखो बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स कलेक्ट करके एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड बैकबोन। अब कितने, उसको हम लोग एक एक बोन को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे। एक छोटा सा बोन को हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रे। कितने वर्टिब्रेज मिला के एक स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं? दैट इज 33. It is made up of many small bones called vertebrae. Small bones को हम लोग vertebrae बोलते हैं, and the backbone is consist of 33 vertebrates. 33 vertebrates से मिलके एक spinal cord बनता है. Okay, if backbone was made up of only one long bone, will your friend be able to move? अगर मान लो ये हमारा flexible नहीं होता, spinal cord जो है वो different bones से नहीं बना होता, लेकिन एक तुम्हारा लॉन्ग बोन होता तो हमारा बॉडी जो है वो मूव कर पाता? नहीं कर पाता। तुम बेंड कर पाते? नहीं कर पाते। इस तरीके से मुड़ सकते थे? नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो एक डंडे जैसा लॉन्ग बोन तुम्हारा पूरा फ्रॉम नेक टू योर वेस्ट वहां पे रहता, तो वो बॉडी को मूव करने में बहुत डिफिकल्टी देता। इस वजह से हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो डिफरेंट 33 डिफरेंट मतलब स्मॉल स्मॉल बोन से अक्यूमुलेट होके एक जगह जमा होके फिर एक स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। ओके, इतना तक समझ में आया सबको? बैकबोन तक समझ में आया? Make your friend stand with both hands pressed to the wall and ask her to push the wall. अगर मान लो हम एक तरीके से वॉल को पुश करना चाहें तो वहां पे हमारा शोल्डर बोन काम करेगा। Bones on the back are prominent where the shoulders are. They are called shoulder bone. इस बोन को हम लोग शोल्डर बोन बोलते हैं। देखो स्केलेटल अभी देखे थे ना हम लोग, दिस इज कॉल्ड द शोल्डर बोन। समझ में आ रहा है सबको? इसीलिए हम एनसीईआरटी का बुक मतलब पीडीएफ लेके बैठे हैं ताकि तुम लोग को ईच एंड एवरी वर्ड समझ में आए, सारे जो भी चीज़ दिए। बहुत बार होता है कि पीडीएफ्स में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन मिस हो जाती है, या फिर तुम लोग बुक लेके बैठे हो लेकिन कुछ टेक्स्ट में डिफरेंस आ गया तो तुम लोग को समझने में दिक्कत होता है। इस वजह से एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा वीडियो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तुम लोग को एक एक वर्ड समझ में आए, एक एक लाइन समझ में आए। ठीक है, इतना तक सबको समझ में आया? ऑब्जर्व फिगर 5.13 केयरफुली। दिस इज कॉल्ड द पेल्विक बोन। देखो ये हो गया शोल्डर बोन, यहाँ पे शोल्डर बोन तुम्हारा प्रेजेंट रहता है, इसको बोल रहे हैं पेल्विक बोन। देखो दिस इज कॉल्ड पेल्विक बोन।
This structure is made of pelvic bone. They enclose the portion of your body below the stomach. Stomach के नीचे और legs के ऊपर तुम्हारा जो भी bone, जो structure present रहता है, that is known as pelvic bone. They enclose the portion of your body. This is the part you sit on. जब तुम बैठते हो तो तुम्हारा pelvic bone जो है उस टाइम पे काम करता है. पेल्विक बोन एक चीज़ और है, पेल्विक बोन जो है वो डिफरेंट, मतलब मेल और फीमेल में डिफरेंट तरीके से काम करता है. पेल्विक बोन जब मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन फीमेल्स, एज फीमेल गिव बर्थ टू ह्यूमन बींग्स. अगर मतलब वो बर्थ डे टाइम, डिलीवरी के टाइम पे पेल्विक बोन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर पेल्विक बोन स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उनका जो ह्यूमन बीन, उनके फीटस जो भी उनके अंदर डेवलप कर रहा है, उसका पूरा हैवीनेस, पूरा वेट जो है वो पेल्विक बोन पे आता है. इसलिए मेल और फीमेल में, इन फीमेल्स pelvic bone is much stronger in comparison to males. आई बात समझ में? द स्कल इज मेड अप ऑफ, अब हम लोग पेल्विक बोन तक पढ़ लिए. हम लोग नॉर्मल जो बेसिक बोन्स है जो हमारे बॉडी का मेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं, विच इज हम लोग पहले पढ़े तुम्हारा जो जॉइंट्स होते हैं, कार्पल्स, तुम्हारे हैंड के बोन्स पढ़े हम लोगों ने. फिर हम लोगों ने शोल्डर बोन पढ़ा, रिब केज पढ़ा, स्पाइनल कॉर्ड दैट इज द बैक बोन पढ़ा, पेल्विक बोन पढ़ लिया. अब हम लोग आते हैं स्कल पे. The skull is made up of many bones joined together. It includes and protects a very important part of the body, the brain. Skull जो है वो हमारा ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली काम करता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारा स्कल, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन को मिला के असेंबल करके स्कल प्रिपेयर होता है. दिस इंक्लूड्स अदर एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जो हमारे ब्रेन को इंक्लोज करता है, प्रोटेक्ट करता है, वो स्कल. देखो यहाँ जैसे स्कल तुमको एक पूरा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स को असेंबल करके स्कल बनता है. आई बात समझ में? वी डिस्कस्ड मेनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ आवर स्केलेटन. देयर आर सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन that are not as hard as the bones and which is called the cartilage. अब जैसे तुम्हारे ईयर का बोन हो गया, वो इतना हार्ड नहीं होता है. अगर कंपेयर करें हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन से, तो तुम्हारा नोज में जो बोन प्रेजेंट होते हैं, ईयर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो वो सब उतने हार्ड नहीं होते एज द नॉर्मल बोन्स आर. और उन जो भी बोन्स होते हैं उनको वो हम लोग बहुत ईजिली बेंड कर सकते हैं. दीज आर नोन एज कार्टिलेज. तुम्हारे नोज हो गया, तुम्हारा ईयर हो गया, हम लोग इजीली मूव कर सकते हैं ईयर के बोन को. तो वो क्या, किस चीज से बना होता है? दैट इज नोन एज कार्टिलेज. फील योर ईयर. डू यू फाइंड, यह हम लोग अभी पढ़ लिए हैं कि ईयर में, नोज में, ये सब में कार्टिलेजेस प्रेजेंट रहते हैं. कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी. जॉइंट्स में भी कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है. जरूरी नहीं कि दो पॉइंट ऐसे बस ज्वाइन हो गया और वहाँ पे जॉइंट बन गया, नहीं. वहाँ पे कार्टिलेज भी एक अलग रोल प्ले करते हैं, उसको बांध के रखने का काम करते हैं. दो जॉइंट अगर मिल रहा है तो वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करने का, उस जॉइंट को जैसे मान लो कि साइकिल है, ठीक है, तो वो अगर रेगुलरली तुम यूज कर रहे हो तो क्या करता है, आवाज करने लगता है, उसके चेन्स जो होते हैं वो रस्टी हो जाते हैं. तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं उसका. तो वैसे ही हमारे कार्टिलेज जो है वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को अपने डाइट में भी न्यूट्रिएंट्स लेना होता है, ताकि वो बोन जो है वो सही तरीके से काम करते रहे और रस्ट ना हो. ठीक है, एक दूसरे से ओल्ड एज में होता है कभी कभी कि जॉइंट जो है वो धीरे धीरे
रेस्टी होने लग जाते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, जॉइंट्स में पेन होने लगता है। बहुत ओल्ड एज को देखा होगा, नी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत लोगों को हिप में, अपने वेस्ट बोन में बहुत, पेल्विक बोन जो होता है वहाँ पे दर्द पेन होता है। तो वो क्यों होता है कि हमारे बोन्स जो है वो इतने टाइम से काम करते आ रहे हैं, तो वो वोर्न आउट हो जाते हैं, काम करने में दिक्कत करते हैं। ठीक है, तो कार्टिलेज जो रहता है वो वहाँ पे उसको असेंबल करके पकड़ के रखने में, ठीक है, अपराइट रखने में काम करता है। ओके, वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज. You could feel bend and move many of them. Draw a neat figure of skeleton in your notebook. अब नोट्स बनाओगे तुम लोग, पूरा चैप्टर मैम समझा रही है, तो ये नोटबुक में इसका स्केलेटन का फिगर भी बना लेना. We have learnt about the bones in our body and about joints that help us move in different ways. What makes a bone move the way they do? Let us find out. Make a fist with one hand. Bend your arm at the elbow and touch your shoulder with the thumb. इसे तुम लोग कर लेना, मैम करके नहीं दिखा सकती है. This is a muscle. अब तुम लोग को क्या हो रहा है, बोन्स तो काम कर लिया, लेकिन हमारे बॉडी को मूव करने के लिए सिर्फ बोन्स की जरूरत नहीं होती है, ऊपर लेयर ऑफ मसल्स भी जरूरी है ताकि हमारा बॉडी जो है इजिली मूवमेंट क्रिएट कर सके. व्हाट इज दिस? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं. मसल्स. द मसल्स बल्ज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन. कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन. जब मसल्स जो है वो एक जगह ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है. जब वापस से वो अपने सही पोजीशन पे आ जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन. ठीक है, तो मसल्स, द मसल्स बल्ज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन बिकम स्मॉलर इन लेंथ. जब स्मॉल, जैसे मान लो ये हम किए, तो यहाँ का मसल क्या हुआ, इस तरीके से रिलैक्स था, नॉर्मल मसल्स हमारे रिलैक्स थे, हम इसको बेंड किए तो वो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, सारे मसल्स स्मॉल हो गए लेंथ में, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन. हम वापस से अपने आर्म को इस तरीके से कर दिए तो सारे मसल्स जो है वो अपने प्लेस पे आ गए, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन. आई बात समझ में? नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन. सेम चीज वही मैम ने करके दिखाया अभी. व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स, जब कॉन्ट्रैक्ट करते द मसल्स बिकम शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर. जब हमारे देखो, जब लोग बॉडी बिल्डिंग करते तो अपने बाइसेप्स को कैसे फ्लेक्स करते हैं, इस तरीके से करते, तो वहां पे बाइसेप्स जो है वो पूरा लेंथ उसका, जो भी अगर वर्कआउट किया है किसी ने तो वो बाइसेप्स दिखता है, कट्स दिखते हैं वहां पे. क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो मसल जो है वो उस टाइम पे थिक हो जाता है, स्टिफ हो जाता है और शॉर्ट हो जाता है. ठीक है, तो अगर नॉर्मली अगर किसी का हाथ ऐसे है तो वो रिलैक्स्ड है, मसल सारे रिलैक्स्ड, लेकिन अगर तुम उसको बेंड करते हो तो यहाँ के हमारे आर्म मसल्स जो हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे और थिक हो जाएंगे, जिसकी वजह से बाइसेप्स जो है वो पूरा दिखता है, विजिबल रहता है. इट पुल्स द बोन. Muscles work in pairs. When one of them muscle contracts, the bone is pulled in that direction. अब मान लो यहाँ पे ये रिलैक्स्ड है, ठीक है, अगर हम इस तरीके से बेंड किए तो यहाँ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारे बाइसेप, मेरा जो फोर आर्म एरिया है वो अपर आर्म एरिया है, वो यहाँ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये मसल्स जो है वो भी अट्रैक्ट हुए इस तरफ से, जिसकी वजह से पूरा हमारा बोन जो है वो भी अट्रैक्ट हुआ इन दिस डायरेक्शन. हम उसको बेंड कर पा रहे हैं ताकि हम, क्योंकि हमारे मसल्स जो हैं वो बोन को अट्रैक्ट करके ले आ रहे हैं. आई बात समझ में? तो which when one of them contracts, the bone is pulled in that direction. The other muscle of the pair relaxes. To move the bone in one opposite direction, the relaxed muscles contract. अब हम ये contract कर दिए, ठीक है, यहाँ के मसल्स जो हैं वो contract हो गए, then we will move to the opposite direction. तो हमारे मसल्स क्या हुआ, रिलैक्स हुए, and then the bone will go into the opposite direction. आई बात समझ में सबको? The relaxed muscles contract to pull the bone towards its original position while the first relaxes. A muscle can only pull, it cannot push. मसल सिर्फ पुल कर सकता है, अब ये पुश नहीं कर सकता है, वो हमारा बोन काम करेगा उसमें. ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट किए, रिलैक्स करने में हमारा बोन काम कर रहा है. आई बात समझ में? कॉन्ट्रैक्शन, हमारा मसल जो है वो सिर्फ पुल कर सकता है, दे कैन नॉट पुश. दैट इज अ इंपॉर्टेंट लाइन. It cannot push. Muscles can only pull. Thus, two muscles have to work together to move a bone. तो इसलिए यहाँ पे ये देखो, ये पुल किया, तो ये बोन जो है वो यहाँ पे मूव किया, ये अब पुल करेगा तो वापस से बोन जो है वो अपने रिलैक्स्ड फॉर्म में आ जाएगा. Are muscles and bones always required for movement?
क्या मसल्स और बोन्स हमेशा मूवमेंट के लिए ही रिक्वायर्ड रहते हैं? ऐसा तो जरूरी नहीं है। सारे ऑर्गेनिजम्स में, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बोन्स प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो मसल्स और भी डिफरेंट वैरायटीज, बहुत डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में शो होता है। ठीक है। हाउ डू अदर एनिमल्स मूव? डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स? दैट इज नॉट नेसेसरीली पॉसिबल कि सारे एनिमल्स में, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मसल्स प्रेजेंट हो। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि सॉरी बोन्स अगर नहीं प्रेजेंट रहता है तो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स मूव? गेट ऑफ एनिमल्स, अर्थवॉर्म में कोई बोन प्रेजेंट नहीं रहता है तो वो कैसे मूवमेंट शो कर रहे हैं? ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन, जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट। अब क्या करें, देखो ये एकदम क्लियरली तुम्हारे बुक में प्रेजेंट है। अगर कोई अर्थवॉर्म, कोई उसमें कोई बोन प्रेजेंट है नहीं, उसमें कोई लेग्स भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये इस तरीके से मूवमेंट शो कर रहे हैं। फर्स्ट वो अपने पूरे मसल्स को, पूरे जो भी मसल रहता है वो एक तरफ उसको अक्यूमुलेट करते हैं एंड देन दे रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, इस तरीके से वो आगे मूव करते चले जाते हैं। आई बात समझ में? Observe its movement. It is different from that on paper. Is it different from that on paper? In which of the above two surfaces do you find the earthworm is able to move easily? The body of an earthworm is made up of many rings joined end to end. Rings देखो यहाँ पे तुमको visibly दिख रहा है कि rings देखो यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से होल बॉडी इज इन द फॉर्मेशन ऑफ रिंग्स। बहुत सारे डिफरेंट मतलब बहुत सारे रिंग्स जो हैं वो एक साथ ज्वाइंट रहते हैं एंड टू एंड, जिस तरीके से उनका बॉडी फॉर्मेशन होता है। An earthworm does not have bones. It has muscles which help to extend and shorten the growth body. अब बॉडी में क्या हो रहा है उनका, वही हमारे आर्म्स वाला कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, देन कॉन्ट्रैक्शन देन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। अब इसी की वजह से उनका बॉडी जो है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूव कर सकता है। During movement, the earthworm first extends the front part of the body, keeping the rear portion fixed on the ground. Rear portion, पीछे वाला portion जो है वो fixed रहता है, आगे वाले को वो extend करता है, and then पीछे वाले को वापस लाता है, फिर extend करता है, फिर वापस लाता है। इस तरीके से उनका body जो है वो move करता है। Then it fixes the front end and releases the rear end. It then shortens the body and pulls the rear end forward. अभी समझा दिए पूरा किस तरीके से मूव करता है। This makes it move forward by a small distance. बहुत धीरे धीरे ही मूव करते हैं लेकिन from one place to another, और बहुत जल्दी जल्दी उनका मूवमेंट होता है। ठीक है, मूवमेंट जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन बहुत जल्दी हो रहा है, भले स्मॉल डिस्टेंस के लिए ही कवर्ड हो रहा है लेकिन बहुत जल्दी जल्दी बॉडी में कवर होता है। इसलिए तुम अगर देखोगे आधे घंटे में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रैवल कर चुके होंगे, डिस्टेंस कम हो रहा है लेकिन बॉडी जो है वो बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रही है। आई बात समझ में? रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस द अर्थवॉर्म कैन मूव Contractions, the earthworm can move through soil. Its body secretes a slimy substance to help the movement. अब मान लो कोई रफ सरफेस है या फिर बहुत ही ज़्यादा ड्राई सरफेस है तो उनका बॉडी वहाँ पे मूव करने में डिफिकल्टी करेगा। इस वजह से उनके बॉडी में एक स्लाइमी सब्सटेंस रिलीज होता है, सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से उनका बॉडी जो है वो हमेशा हमेशा ल्यूब्रिकेटेड रहे। ठीक है, जिसकी वजह से उनको मूवमेंट में दिक्कत ना आए। आई बात समझ में? हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड? अंडर इट्स बॉडी इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन आउट। तो उनके बॉडी के नीचे क्या होता है, मतलब बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ब्रिसल्स, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि उनके बॉडी को ग्राउंड से अटैच्ड रहने में हेल्प करता है। आई बात समझ?
The bristles are connected with muscles. The bristles help to get a good grip on the ground. The earthworm actually eats its way through the soil. Soil में वो obviously बात है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि soil farmers होते हैं earthworms. तो earthworm क्या होते हैं? Actually eats its way through the soil. Its body then grows away undigested part of the material that it eats. This एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स. किस तरीके से? अर्थवर्म जो रहते हैं वो सॉइल में ही खाना खाते हैं और उनका बॉडी एक्सक्रीट आउट भी सॉइल में ही कर देता है. ठीक है, तो सॉइल के अंदर मान लो वो अपना रास्ता बनाते जा रहे हैं. ठीक है, सॉइल जैसे मान लो ये इस तरीके से सॉइल प्रेजेंट है और यहाँ पे पूरा ये सॉइल है और वो अर्थवर्म जो है अर्थवर्म जो है वो अपना एरिया जो है वो अपना वे बनाते जा रहा है थ्रू द सॉइल. अर्थवर्म जो है वो अपना थ्रू द सॉइल अपना जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो अपना एरिया बनाता जा रहा है. ये पूरा सॉइल है मान लो. ठीक है, तो ये अपना जो भी फूड है, जो भी न्यूट्रिएंट है वो इसी से ले रहा है और इसी से एक्सक्रीट आउट कर रहा है, जिसकी वजह से सॉइल जो है उसमें एयर क्रिएट होता है. बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस रहते हैं. अपना एरिया जैसे मान लो ये अपना यहाँ से यहाँ इस तरीके से गया, बाहर आ गया. ठीक है, इस तरीके से गया, बाहर आ गया, तो इसके वजह से सॉइल में बहुत एयर का क्वांटिटी हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग इनको नेचुरल फार्मर्स भी बोलते हैं अर्थवर्म्स को. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर का क्रिएशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर प्लांट को वाटर सही अमाउंट में मिल पाता है. फार्मिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, ये हेल्प कर देते हैं उसमें. तो इस प्लांट के भी यूजफुल होता है ये चीज़. आई बात समझ में? स्नेल. अब हम लोग अर्थवर्म पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट स्नेल. एक्टिविटी 6. ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड. हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक. ये इस स्ट्रक्चर की बात हो रही है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द शेल. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेल. एंड इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल. स्नेल का ये आउटर स्केलेटन होता है, बट इट इज नॉट मेड अप ऑफ बोन्स. ये बोन्स का बना हुआ नहीं रहता है. स्केलेटन इसका मतलब नहीं कि सब सारे स्केलेटन बोन के बने होते हैं. द शेल इज अ सिंगल यूनिट, डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. शेल जो होता है वो एक सिंगल यूनिट होता है और स्नेल को कोई मूवमेंट में हेल्प नहीं कर रहा होता है, बट दैट इज ओनली प्रेजेंट देयर. it has to be dragged along. ये जब स्नेल मूव करता है, इसका लोअर पार्ट मूव करता है, तो ये शेल जो है वो भी साथ साथ में मूव करते चला जाता है, लेकिन इसका कोई मूवमेंट से लेना देना नहीं है. प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट. When it starts moving, carefully lift the glass plate along with the snail over your head. अब यहाँ पे अगर तुम इस तरीके से ऐसे प्लेट मान लो स्नेल रखा हुआ है ग्लास प्लेट पे और तुम ऐसे करके देख रहे हो उसको, तो उसको तुम नीचे से तुम्हारा उसका मूवमेंट दिखाई देगा. तो हम लोग देखेंगे ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम बीनीथ अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल. शेल में क्या होता है? शेल के अंदर वो लोग रहने में हेल्प होता है उनको. शेल जो है उनका बॉडी को, जो सॉफ्ट बॉडी रहता है, सॉफ्टर पार्ट रहता है बॉडी को, उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है. द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स. उसका जो लोअर पार्ट रहता है ना, देखो जैसे इस तरीके से स्नेल है, तो ये जो लोअर पार्ट रहेगा, ये लोअर पार्ट ये बहुत थिक होता है, ये स्ट्रॉन्ग मसल से बने होते हैं. आई बात समझ में? स्ट्रॉन्ग मसल से बना, ताकि वो जब मूव कर रहा होता है तो वो इजीली मूव कर सके. और शेल जैसे मान लो कोई प्रीडेटर आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको मतलब वेदर में प्रॉब्लम आ गई या कोई भी ऐसा क्लाइमेटिक इशू हुआ जिसकी वजह से स्नेल को ऐसा लगे कि उनको मतलब अब प्रोटेक्टेड रहना जरूरी है, तो ये शेल के अंदर पूरा बॉडी जो है वो चला जाता है, जिसकी वजह से वो शेल जो है वो उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, now carefully tilt the glass plate. The wavy motion of the foot can be seen. Is the movement of the snail slow or fast as compared to an earthworm? Earthworm और snail का
अप्रोक्सीमेटली सेम मूवमेंट होता है, और फास्टर भी नहीं बोल सकते उसको, मतलब नॉर्मल सेम पेस पे रहता है उनका दोनों का मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल वी विल स्टडी अबाउट इज कॉकरोच। Cockroaches walk and climb as well as fly in the air. एयर में जब फ्लाई करते हैं तो सबसे डरावने होते हैं कॉकरोचेस। क्यों? नॉर्मली तुम ऐसे चलते हुए देख रहे हो, कहीं भी पड़ा हुआ है सब ठीक है, अचानक जब उड़ने लगे कॉकरोच, कितना डर लगता है। तो कॉकरोचेस ये तीनों चीज कर सकते हैं, क्लाइंब भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, इवन फ्लाई भी कर सकते हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, 3 पेयर मतलब 6 लेग्स, 1 पेयर, 2 सेकेंड पेयर एंड थर्ड पेयर, ठीक है। These help in walking. The body is covered with a hard outer skeleton. This outer skeleton is made up of number of plates joined together and that has permit movement. तो upper layer जो होता है that is made up of a हार्ड आउटर स्केलेटन बोल लो उसको, वो थोड़ा हार्डर स्ट्रक्चर का बना होता है, जिसकी वजह से वो प्लेट्स, बहुत सारे प्लेट्स को लेयर करके बना रहता है, जो ताकि वो आउटर स्ट्रक्चर जो है उनको प्रोटेक्ट कर सके। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच्ड टू द 2 पेयर्स मतलब 4 विंग्स होते हैं, ठीक है। बिहाइंड द हेड, ये हेड पार्ट हो गया, ये उसके विंग्स होते हैं, यहाँ पे 4 विंग्स प्रेजेंट रहते हैं, 2 पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड द cockroaches have distinct muscles, those near the legs move their legs for walking. अब जो मतलब यहाँ पे लेग्स के पास भी जो मसल्स रहते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स रहते हैं ताकि वो उनको वॉकिंग में हेल्प हो जाए। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज। तो जब फ्लाई करता है तो बॉडी मसल उनको विंग्स को अच्छे से स्प्रेड करने में और फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। ओके, कॉकरोचेस के बारे में इतना ही पढ़ना था हम लोग को, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स ये सब नहीं पढ़ना हम लोग को। सेम एज फॉर बर्ड्स, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, ये सबको पता है। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान्स ऑल्सो स्विम इन वाटर। तो बहुत सारे कुछ कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि वाटर में स्विम भी करते हैं। तो उनके जो देखो, देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट, उनके जो बोन्स होते हैं जो स्विम कर रहे हैं उनके, द बर्ड्स फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। कुछ जो स्विम करते हैं उनके लेग्स में डिफरेंट रहता है। बर्ड्स स्विमिंग have webbed feet। जो फ्लाई कर रहे हैं उनके बॉडी में डिफरेंसेस आते हैं ताकि लाइट वेट रहे। अब जितना जैसे नॉर्मल बर्ड्स होते हैं, पेंगुइन देख लो और नॉर्मल अगर कोई स्पैरो देख लो, पैरेट देख लो, तो उनका बॉडी वेट में बहुत डिफरेंस होगा। जो पैरेट होगा उसका जो बोन्स होते हैं वो हॉलो होते हैं, कुछ उसमें अंदर कोई मटेरियल नहीं रहता, जिसकी वजह से उनके बोन्स जो बहुत लाइट होते हैं और उनको फ्लाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। Their bones are hollow and light. The bones of the hind limbs are typical for walking and perching. The bony parts of the forelimbs are modified as wings. देखो ये जो रहता है बोनी पार्ट फोरलिम्स का, वो इस तरीके से मॉडिफाई करता है ताकि वो विंग्स में कन्वर्ट कर सके और उनको फ्लाई करने में हेल्प मिले। The shoulder bones are strong. The breast bones are modified to hold muscles of flight, which are used to move the wings and down, up and down. तो विंग्स को ऊपर नीचे करने के लिए जो बोन है वो उसको स्ट्रांग रहना जरूरी है ताकि वो विंग्स जब आप ऊपर नीचे करे तो उस वेट को, बॉडी वेट को वो संभाल सके और उनको फ्लाई करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। इतना तक सबको समझ में आया। नेक्स्ट इज फिश। मेक अ पेपर बोट, ये हम लोग को नॉर्मल पता होगा कि जो बॉडी शेप रहता है उसको स्विम करने में क्यों हेल्प करता है फिश को, ताकि उनका जो सामने का पार्ट रहता है, जो अपर पार्ट रहता है, जो सामने फ्रंटर पार्ट रहता है ऑफ द फिशेस, वो नैरो रहता है ताकि वो वाटर को इजीली टीयर अप करके उनको स्विमिंग में दिक्कत ना आए, स्विमिंग कर सके इजीली, ठीक है, अंडर वाटर रह सके। देखो, have you noticed that the shape of the boat is somewhat like a fish? The head and tail of the fish are smaller than the middle portion of the body. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? This shape of the aquatic animals is known as streamlined. Streamlined ऐसे जो front और lower part रहता है, that is narrow.
ठीक है, और फ्रंट जो मिडिल पोर्शन रहता है दैट इज ब्रॉडर कंपैरिजन टू फ्रंट एंड लेटरल पार्ट. This body shape is called streamline. The shape is such that water can flow around easily and allows the fish to move in water easily. The skeleton of the fish is covered with strong muscles. During swimming, muscles make the front part of the body curve so to one side and the tail swing. देखो इस तरीके से मूवमेंट होता है. एक जो फ्रंटल पार्ट है, माउथ वाला पार्ट है, वो इस तरीके जा रहा है, तो जो टेल है वो इस तरफ जा रहा है. आई बात समझ में? तो इस तरीके से स्विम देखो, पहला ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में गया, फिर ये, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर्ड हुआ. ठीक है, तो इस तरीके से जो फिशेज होती हैं वो मूव करती हैं. स्केलेटन, ये स्ट्रॉन्ग मसल्स प्रेजेंट रहता है. Muscles make front part of the body curve to one side and the tail part swing towards the opposite side. The fish forms a curve as shown figure. यहाँ पे हम लोग देख लिया अभी. Then quickly the body and the tail curve to the other side, opposite direction में इस तरीके से movement, इस तरीके से movement होता है. Front part इधर है तो lower part इधर होगा. Front part opposite direction में है तो lower part opposite direction में रहेगा. Okay? इतना तक सबको समझ में आया? दिस इज हेल्प बाय द फिन्स एंड द टेल. ये फिन्स हो गए और ये टेल हो गया. इसकी वजह से पूरा बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन में अकर करके उनको स्विम करने में हेल्प करता है. फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग. इस तरीके से जो मिडिल पोर्शन में जो विंग्स होते हैं, उनके फिन्स होते हैं, वो बॉडी के हेल्प करते हैं स्विमिंग करने में. डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स वेयर फिन लाइक विपर्स ऑन देयर फीट टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर. फ्लिपर्स पहनते हैं जो अंडर वाटर डाइवर्स होते हैं, जो डाइविंग करते हैं अंडर वाटर, उनके फीट में फ्लिपर्स वो लोग पहनते हैं ताकि उनको सही तरीके से मूवमेंट मिल सके टू स्विम. ओके, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट इज हाउ डू स्नेक्स मूव. स्नेक किस तरीके से, हम लोग पहले पढ़े थे, दे स्लिदर, मूव करते हैं वो लोग. उनके पास ना तो क्रॉलिंग के लिए लेग्स रहता है, ना कोई ऐसे फिन्स प्रेजेंट रहते हैं, लेग्स प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से वो क्रॉल या स्विम कर सके. तो उनके पास नॉर्मली जो उनका मसल रहता है, मसल जो उनके लोअर बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से वो स्लिदर कर पाते हैं ईजिली. Snakes have a long backbone. Backbone जो इनका बोन होता है वो बहुत ही लॉन्ग रहता है. They have many thin muscles that are connected to each other even though they are far from one another. Muscles also interconnect the backbone. Muscles जो है वो भी interconnect करते हैं backbone को. Muscles also interconnected the backbone, ribs and skin. ठीक है. The snake's body curves into many loops. Each loop of the snake gives it a forward push by pressing against the ground. देखो ग्राउंड में जब प्रेस करता है तो इस तरीके से मूवमेंट क्रिएट होती है. Since its long body makes many loops and each loop gives its push, the snake moves forward very fast and not in a straight line. वो इस तरीके से मूव करते जाता है. कभी देखा है स्नेक को मूव करते हुए? वो कभी भी स्ट्रेट डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन पे कभी मूव नहीं करेगा. वो इस तरीके से मूव करता ताकि वन मसल जैसे इधर मूव किया तो ये अदर मसल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा और अदर मसल अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा. तो वो फ्रॉम हेयर टू हेयर इस तरीके से मूवमेंट क्रिएट होती है स्नेक के बॉडी में. We have learned about the use of bones and muscles for the movement of different animals. Paheli and Bujo have many questions in their sacks about different movements in the animals. So must we have. अब हम लोग देखते हैं next. The ancient Greek philosopher Aristotle, very important name for biology. Okay, in his book Gate of Animals, asked him these questions: why do different animals have the body parts that they do not have, and how do these body parts help to move the way they do? There are similarities and differences in different. अब फिश का जैसा बॉडी है उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी तो नहीं है, जिस तरीके से एनिमल्स का बॉडी है उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी तो नहीं है. तो वो क्यों होता है, किस तरीके से मूवमेंट क्रिएट होती है और वही पार्ट्स उस एनिमल में क्यों प्रेजेंट है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अकर होते हैं अगर हम मूवमेंट पढ़ें डिफरेंट एनिमल्स का. So what are the similarities and differences in these body parts between different animals? How many body parts are needed by different animals for moving from place to place?
वाई टू लेग्स फॉर ह्यूमंस एंड 4 legs फॉर काउज एंड बफेलोज। ये सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग फर्दर नेक्स्ट तुम लोग क्लास में 7th में 8th में पूरा क्लियर करोगे कि क्यों होता है, कैसे मूवमेंट होती है और किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से फ्रॉम एंशियंट टाइम, फ्रॉम डिफरेंट सेंचुरीज वो धीरे धीरे डेवलपमेंट वो बढ़ते गया, किस तरीके से एनिमल्स में, ह्यूमंस में डेवलपमेंट आई और वो अभी 2 legged एनिमल है और बाकी एनिमल्स 4 legged है। आई बात समझ में? हम लोग फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके चलो, योगा फॉर बेटर हेल्थ, इसको रीड कर लेना। इतना तक सबको समझ में आया स्केलेटन क्या होता है, कीवर्ड्स हैं या बैकबोन, बॉल, ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं, फिक्स जॉइंट, गेट ऑफ एनिमल्स, ये सब। समरी क्या क्या है? बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट गिव्स फ्रेम एंड शेप। बोन्स क्या करते हैं? फ्रेम और शेप देते टू बॉडी एंड हेल्प इन मूवमेंट। इट प्रोटेक्ट्स द इनर organs. The human skeleton comprises the skull and the backbone, ribs and the breastbone, shoulder, hip bones and the bones of hands and leg. Human skeleton का सारा bones हम लोग almost पढ़ चुके हैं। Okay? Next, the bones are moved by alternate contractions and relaxations of 2 sets of muscles. अभी हम लोग को सब कुछ पढ़े, ये मसल कैसे स्ट्रेच करता है तो बोन मूव करती है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो हमारा लोअर आर्म जो है, फोर आर्म है, वो मूव कर रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये सब हम लोग और भी पढ़ा। ओके, स्ट्रॉन्ग मसल्स नहीं, the bone joints are various kinds of depending on the nature on joints and directions of movement that allow. Strong muscles and light bones work together to help the birds fly. They fly by flapping their wings. तो उनके जो लाइट बोन्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है, इस पे ध्यान देना है। मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, बोन्स जो होते हैं लाइट होते हैं, ताकि इन कॉम्बिनेशन से उनका फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम ना आए और उनके विंग्स जो है वो इजिली फ्लैप कर सके। Fish swim by forming loops alternate on 2 sides of the body. Snake slithers on the ground by looping sideways. A large number of bones and associated muscles push the body forward. ये भी हम लोगों ने पढ़ा जस्ट स्नेक के बारे में। The body and the legs of cockroaches have hard covering forming an outer skeleton. अपर लेयर जो रहता है वो स्केलेटन से बनता है और these skeletons जो होते हैं वो different layer of प्लेट से बने होते हैं। द मसल्स ऑफ ब्रेस्ट कनेक्टेड विथ 3 pairs ऑफ लेग्स एंड 2 pairs ऑफ विंग्स हेल्प द कॉकरोच टू वॉक एंड फ्लाई। ओके, अर्थवॉर्म मूव बाय ऑल्टरनेट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अभी हम लोग पूरा उसका डिटेल पढ़ा है कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से अर्थवॉर्म का मूवमेंट होता है। टाइनी ब्रिसल्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द बॉडी हेल्प इन ग्रिपिंग द ग्राउंड। और एक और चीज, उनके बॉडी में स्लाइम लाइक स्ट्रक्चर भी सिक्रीट होता है जिसकी वजह से उनका बॉडी ल्यूब्रिकेटेड रहे और वो इजीली मूव कर सके। स्नेल मूव विद द हेल्प ऑफ मस्क्यूलर फुट। ओके, इतना तक सबको समझ में आया? आई होप चैप्टर पूरा क्लियर है, एनसीईआरटी का पूरा तुम लोग का। हम एक एक लाइन, ऐसा भी नहीं है कि वर्ड्स मिस किए हैं, लाइन मिस किए हैं, सब कुछ ईजिली ईच एंड एवरी वर्ड्स डिस्क्राइब किया गया है, सब कुछ हम लोग समझ चुके हैं। क्या क्या समझ, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, सारे जॉइंट्स पढ़े हम लोगों ने, सारे मसल्स पढ़े हम लोगों ने, बोन्स पढ़े, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटन का डायग्राम देखा हम लोगों ने। ओके चलो चलो, ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा, दिस इज द होमवर्क। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलिंग, और ये सब, ये सारे नोट्स में तुम लोग लिखोगे और सही तरीके से पूरा बुक तुम लोग को रीड करना है। एक बार चैप्टर जैसे ही वीडियो खत्म करोगे, एक बार रीड करोगे, सारे लाइंस को समझोगे, कोई डाउट होगा या फिर मान लो कोई नोट्स में कुछ मतलब समझ में नहीं आया एक्स्ट्रा, तो वो खुद से जो भी मैम ने समझाया वो नोट्स में लिखोगे। ओके, समझ में आया? ये होमवर्क में रहेगा। समझ में आया पूरा चैप्टर सबको? We completed another chapter, that is body movements. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।